एनिमेशन में तो कभी नहीं होगी, वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि उसमें एज बढ़ती नहीं है। आप हॉलीवुड वगैरह के कार्टून देखेंगे तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है। हमारे कार्टून में बजट कम होता है क्योंकि मार्केट छोटी है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा ये सवाल। घोस्ट राइटिंग राइटर लोग मजबूरी में करते हैं। मैं राइटर तो पहले से था, एक्टर मैं बाद में बना। वही मैं बोल रही हूँ। हाँ, मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिला। मेरा राइटिंग का फ़ायदा तो दूसरों को मिला। मुझे तो इंस्पेक्टर के रोल ही मिलते थे। मोटू पतलू मोटू बोलता है खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो उसको समोसा खाना है तो आपने भी देखा हुआ है। अच्छा, चिंगम बोलता है कि अयो अम्मा चिंगम को चुगल से बचना यम पॉसिबल, और फायर करेगा तो नारियल उसके ऊपर गिरेंगे। तो ये बच्चों के लिए है, ठीक है। फिर मोटू पतलू जिस टाइप से इन्वेस्टिगेशन करेंगे या किसी को पकड़ेंगे वो बड़ों के हिसाब से हो जाएगा। हाय, और वाचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। और आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे हमारे साथ कौन से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने छोटा भीम से लेकर के मोटू पतलू तक के सारे जितने कार्टून्स आप देखते आए हो अपने बचपन से लेकर के अब तक उनकी राइटिंग की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज जी हमारे बॉलीवुड क्रॉनिकल पर। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं एकदम ठीक हूँ एंड आपने यहाँ मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सौभाग्य सर कि आप हमारे साथ हैं। और इसी के साथ सर एक जो लोगों में एक क्वेश्चन है कि अक्सर जो बचपन से देखते आ रहे हैं जो लोग छोटा भीम, अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन उठने लग गए हैं कि आखिर जो वो चुटकी है उसकी शादी होगी किसके साथ। कई सारे मीम्स भी आ गए चुटकी को लेकर के, अब अफेयर्स भी आने लग गए हैं कि कभी कालिया के साथ कभी छोटा भीम के साथ। एनिमेशन में तो कभी नहीं होगी, वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि उसमें एज बढ़ती नहीं है। अब लाइव एक्शन जब बननी शुरू होगी, अभी हमने पहली लाइव एक्शन फिल्म बनाई है एनिमेशन की जगह कैरेक्टर्स लेके, तो ये कैरेक्टर जब ग्रो होंगे तब देखा जाएगा, फिर सोचेंगे क्या होगा। अभी तक तो नहीं है दिमाग में। पहले जो आप कार्टून के लिए राइटिंग करते थे और अब सीधे बड़े पर्दे के लिए जो आपने राइटिंग की, कितना कुछ चेंजेस करना पड़ा इस राइटिंग? हाँ, कार्टून से और लाइव एक्शन में बहुत फ़र्क होता है राइटिंग में, क्योंकि कार्टून में एनिमेशन में क्या है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपने किसी को मारा और वो आदमी उड़ गया, चांद पकड़ के लटका हुआ है, चिल्ला रहा है, वो सब एनिमेशन आप कर सकते हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट, आप अपने इमेजिनेशन को वाइल्ड से वाइल्ड कर सकते हैं। लेकिन लाइव एक्शन में बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, आप सारी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से लिखना पड़ता है कि फ़िल्म का बजट कितना है, उसके हिसाब से भी सीन लिखने पड़ते हैं। तो वो बंदिशें हैं एनिमेशन में, लाइव एक्शन में, बट उसका लिखने का एक अलग मज़ा है लाइव एक्शन का। लाइक जो कार्टून्स में जो राइटिंग होती है और जो आप बड़े पर्दे के लिए लिख रहे हैं, कार्टून में आपको कितना फ्रीडम मिलता है और बड़े पर्दे पर उसको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहते हैं? कार्टून में बहुत फ्रीडम है, बट ऑफ कोर्स एक चीज़ की लिमिटेशन हर जगह है, वो बजट की लिमिटेशन। जैसे कार्टून जब हम लोग एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें भी बजट की लिमिटेशन होती है, क्योंकि आप हॉलीवुड वगैरह के कार्टून देखेंगे तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनका बजट बहुत बड़ा होता है। हमारे कार्टून में बजट कम होता है क्योंकि मार्केट छोटी है। तो लेकिन राइटिंग में उसमें बहुत फ्रीडम है। ये लाइव एक्शन जो रियलिटी से नज़दीक होता है, इसलिए उतनी फ्रीडम नहीं रहती उसमें, हम कुछ भी नहीं दिखा सकते उसमें। कार्टून राइटर्स सर, आपने इन कार्टून राइटिंग भी की और अभी मूवी के लिए भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है किसका जो स्कोप जो है वो किसका ब्रॉडर है? नहीं, ब्रॉडर स्कोप तो इसी का लाइव एक्शन का ही है। कार्टून नॉर्मली यहाँ पर बच्चों तक ही लिमिटेड रहता है, और बड़ी फिल्में जो लाइव एक्शन फिल्में सब लोग पूरी फैमिली जाती है देखने के लिए, तो ब्रॉडर स्कोप तो उसका है। लेकिन कार्टून का हमारी क्वालिटी डे बाई डे बढ़ रही है अभी, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे ही हमारी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट देने लगेंगे तो वो भी पूरी, जैसे हॉलीवुड के कार्टून सब देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी स्टोरी वैसी, कंटेंट वैसा होता है। हम भी उसी राह पे बढ़ रहे हैं, तो आई एम श्योर बहुत जल्दी पूरे सबके लिए कार्टून का भी उतना ही बड़ा स्केल होगा जितना हमारे लाइव एक्शन का मार्केट है। ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको राइटिंग की तरफ खींच के ले आई? नहीं, राइटिंग तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। स्कूल डेज से ही मैं राइटिंग करता था। स्कूल में अपने 9th 10th 11th से राइटिंग शुरू कर दी थी मैंने। अपने दो तीन दोस्तों का ग्रुप था, उनके साथ बैठ के फ्री पीरियड में लिखा करते थे। कॉलेज डेज में मैं प्ले लिखा करता था, तो राइटिंग का शौक़ मुझे शुरू से ही था। तो ऐसा, और वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आपने इतनी सारी कार्टून्स की लिखी है राइटिंग, आपकी जो फेवरेट कार्टून जो आपके बचपन के समय थी? बचपन के समय तो हम लोग टॉम जेरी वगैरह देखते थे, तो वो ज़्यादा वही अच्छा लगता था। तो
उस समय लोकल कंटेंट नहीं बनता था, इंडियन कंटेंट बनता नहीं था, तो हमारा फेवरेट वही था। और अब तो बहुत सारे लोकल कंटेंट बन गए हैं, तो अब बहुत तो वैरायटी है। काफी सारे कॉमिक बुक्स भी आते थे। कॉमिक, हाँ, हम लोग कॉमिक बुक ज़्यादा हम लोग कॉमिक बुक्स ही पढ़ते थे। एनिमेशन भी हम लोग के घर में टीवी नहीं होता था, जब छोटे थे तो टीवी भी बहुत लेट आया, हम बड़े हो गए उसके बाद टीवी आया। तो एनिमेशन तो हम लोग कार्टून कॉमिक्स में ही, जैसे लोटपोट है और चाचा चौधरी है, ये इस टाइप के कॉमिक मैगजीन पढ़ के ही हम लोग अपना टाइम पास करते थे। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि लाइक अभी जो सुनने को मिलता है कि घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं, घोस्ट राइटर्स को लेकर के आपका क्या थॉट है? क्योंकि देखिए उनके पास कैपेबिलिटी भी है, स्किल भी है, बावजूद भी इसके वो लोग सामने आकर के, क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है कि वो सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा ये सवाल। घोस्ट राइटिंग राइटर लोग मजबूरी में करते हैं, जिनको ब्रेक नहीं मिलता है, अब उनको यहाँ सर्वाइव करना है, तो खर्चा चलाना है, तो क्या करेंगे, तो किसी बड़े राइटर के साथ वो मिलके काम करते रहते हैं। तो अब बड़े राइटर क्या बिजी होते हैं, तो 2-4 राइटर अपने साथ में रख लेते हैं, तो ये लोग उनके लिए काम करते हैं, तो ये दिस इज़ घोस्ट राइटिंग। तो वो बड़े जो बिजी राइटर हैं वो इनको पैसा देते हैं, काम ये लोग कर रहे हैं, फिर वो उसमें करेक्शन करके मॉडिफाई करके वो अपना फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि घोस्ट राइटिंग में सारा काम घोस्ट राइटर ही करता है। जो मेन राइटर है वो इनकी राइटिंग को पढ़ के अपना उसमें अपना टच दे के पूरा एडिट करके सब करके फिर फाइनल प्रोडक्ट वही देता है। बट ये जो राइटर हैं ये उसके असिस्ट करते हैं, उनके लिए लिखते हैं, और दे डू इट फॉर मनी। जिस दिन इनको फ्री काम, इंडिपेंडेंट काम मिलने लगता है, फिर ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे राइटर्स जिन्होंने घोस्ट राइटिंग करी हुई है। आपने कभी की थी? मुझे कभी मौका नहीं मिला घोस्ट राइटिंग करने का, ज़रूरत नहीं पड़ी एक्चुअली, मौका की बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अपनी करियर की शुरुआत कैसे की थी? मैंने राइटिंग में अपने करियर की शुरुआत की थी, मैं कॉलेज के बाद मैं बॉम्बे आना चाहता था, बॉलीवुड में आना चाहता था, क्योंकि मैं राइटिंग शुरू से करता था, तो मुझे था बॉलीवुड में जाना। ये नहीं था कि राइटिंग ही करनी है या एक्टिंग ही करनी है। पर मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, तो मैं 5 साल के लिए आर्मी में चला गया। आर्मी छोड़ के फिर मैं यहाँ आया, तो आर्मी छोड़ के आया तो मैं थोड़ा पैसा बचा के लाया, प्लान करके आया कि यहाँ सर्वाइव करने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए। तो आई सेव्ड मनी, आई केम हियर। यहाँ मरीना गेस्ट हाउस में रहा मैं, मरीना गेस्ट हाउस बांद्रा में है, जहाँ फिल्म के स्ट्रगलर ही रहते हैं सारे। वो लैंडलेडी स्ट्रगलर्स को ही मकान देती थी, उसमें धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार जैसे स्टार रहे हैं वहाँ पर। ये बांद्रा तालाब के एकदम पास में, बगल में ही है। और क्या रेंट था वहाँ? वो उस समय तो 700 रुपये के आसपास था। अब आज तो बहुत हो गया होगा, मैं तो आज से 25-30 साल पहले आया था। अब स्ट्रगलर वहाँ पे नहीं रहते? अभी भी रहते हैं स्ट्रगलर, मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका लैंडलेडी की तो डेथ हो गई, उनका बेटा भी जो है वो स्ट्रगलर्स को ही देता है मेरे ख्याल से। आई थिंक सो, मैं गया नहीं कई साल से वहाँ पर। वो फेमस है इसी के लिए कि वहाँ एक्टर, डायरेक्टर, राइटर कोई भी हो, वो लोग को उन्हीं को कमरा देते, किसी और को देते नहीं थे वो लोग, म्यूजिक डायरेक्टर किसी को भी। तो वो लैंडलेडी का एक विजन था कि नहीं, मुझे फिल्म स्ट्रगलरों को ही कमरा दूँगी। तो वहाँ रहा, तो वहाँ सब डायरेक्टरों से मुलाकात हो गई। तो मैं किसी को बात करता था कि मेरे पास कुछ सब्जेक्ट है, तो 1-2 डायरेक्टर ने मुझे रोल दे दिए। अरे मेरी फिल्म में विलन का रोल कर लो, क्योंकि मैं यंग था, स्मार्ट था, देखने में फौज से आया था। एक्टिंग भी की है? अरे बहुत की है मैंने एक्टिंग। तो 1-2 फिल्मों में मुझे रवि किशन के साथ विलन का रोल मिला। वो फिल्म बाद में बन नहीं पाई किसी वजह से। तो एक फिल्म जो थे उसके डायरेक्टर को मैं सब्जेक्ट सुना रहा था। उसने बोला, अरे नीरज जी आप मुझे बहुत सब्जेक्ट सुनाते हैं, मुझे एक सीरियल के सब्जेक्ट दीजिए। तो मैंने जो दिया उसे सब्जेक्ट, उन्हें बहुत अच्छा लगा। हमने किरण कुमार को सुनाया, तो किरण कुमार को बहुत अच्छा लगा, तो वो बन गया सीरियल। और उस समय के मशहूर फाइट मास्टर थे राम शेट्टी, उनके भाई ने प्रोड्यूस किया था ये, हरीश शेट्टी ने, तो उसका नाम था दुनियादारी। वो सीरियल लोगों को अच्छा लगा, तो फिर अदकारी बुदर्स से मेरे पास ऑफ़र आया, किसी ने देखा होगा। वो सीरियल का मुहूर्त किया था सुनील शेट्टी जी ने। हाँ, पहला क्लैप उन्होंने दिया था। उन्होंने शायद अदकारी बुदर्स में किसी को बात की होगी, तो वहाँ से मेरे को ऑल दी बेस्ट लिखने का ऑफ़र आया। ऑल दी बेस्ट एक कॉमेडी सीरियल था जिसमें गाने होते थे बीच में, और सतीश शाह, स्वरूप संपत, ये सब एक्टर थे उसमें। तो वो डायरेक्टर का फिर सोनपरी लिखने को, उसे शाकालाका बूम बूम लिखने का मौका मिला, तो उसी डायरेक्टर ने मुझे शाकालाका बूम बूम लिखने को बुलाया। फिर उस डायरेक्टर को सोनपरी लिखने का मौका मिला, तो उसने मुझे सोनपरी लिखने के लिए बुला लिया। तो मुझे राइटिंग के लिए फिर बाद में स्ट्रगल करनी पड़ी, फिर हर तरफ से काम आता ही रहा मुझे। तो वो एक शुरू हुआ जो सिलसिला एक्टिंग से शुरू हुआ। स्टोरी लिखी है, कभी कुछ ऐसा
वंडर किया है लाइक कि ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड में भी मुझको, क्योंकि आपका जो स्टोरी अधिकतर जितना भी रहा है सब फिक्शनल ही रहा है, तो कुछ ऐसा इमेजिन करते थे क्या बचपन से कि लाइक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड में रहना है, ये चीजें होंगी? कोई भी राइटर है वो बहुत ही सपनों की दुनिया वाले होते हैं। ज़्यादातर राइटर जो आपको मिलेंगे ना, वो अपने बैठे रहते विजुलाइज करते रहते हैं कि यहाँ होते तो ऐसा होता। वो कोई भी चीज़ में विजुलाइजेशन शुरू कर देते हैं। डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं राइटर लोग। तो मैं भी शुरू से ही करता था, तो वही आदत पड़ गई, वही चीज़ें काम आ रही हैं अभी राइटिंग में। आपने राइटिंग से एक्टिंग भी स्विच किया है, तो क्या लगता है कि अब तो समझ में आ गया है कि एक राइटर एक एक्टर बन सकता है, लेकिन क्या लगता है कि एक्टर राइटर बन सकता है? मैं राइटर तो पहले से था, एक्टर मैं बाद में बना। वही मैं बोल रही हाँ, हाँ। राइटर तो मैं स्कूल कॉलेज डेज से ही था, तो वहाँ एक्टिंग का ब्रेक पहले मिला मुझे, लेकिन उस ब्रेक के बाद राइटिंग का काम मिलने लगा। वो तो 2 फिल्में बनी नहीं, लेकिन जब अधिकारी ब्रदर्स के यहाँ काम करना शुरू किया तो वो उन्होंने एक सीरियल ऑल दी बेस्ट में एक इंस्पेक्टर का कुछ 1-2 सीन थे, तो मेरे को बोला अरे आप ही बन जाओ, नीरज जी आप ही बन जाओ। तो यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहनी, तो मुझे पसंद नहीं है, यूनिफॉर्म ढीली थी। मैंने कहा ये तो मैं आर्मी से आया था, मैंने कहा यूनिफॉर्म दूसरी तो ये ढीली डाली नहीं पहनूंगा। तो दूसरी यूनिफॉर्म मंगाई गई मेरे साइज़ की फिट करके, तो उनको लगा ये इंस्पेक्टर में तो अच्छा लगता है। वो अपने हर सीरियल में इंस्पेक्टर बना देते थे मुझे। उनका पैंथर सीरियल में लिख रहा था, उसमें मैं इंस्पेक्टर, उनके सुराग सीरियल में मैं इंस्पेक्टर, वक्त की रफ्तार में मैं इंस्पेक्टर, सब सीरियल में। तो वो एक्टिंग राइटिंग के साथ साथ शुरू हो गई। मैं उनके सारे सीरियल लिखता भी था, उसमें एक्टिंग भी करता था। तो फिर दूसरे लोग भी एक्टिंग के लिए बुलाने लगे। बाद में फिर मुझे बस राइटिंग का काम ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर मैंने एक्टिंग छोड़ दी। मुझे इंस्पेक्टर की रोल ही ज़्यादा मिल रहे थे। मैं टाइप कास्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने फिर एक्टिंग बंद कर दी, सिर्फ राइटिंग पर फोकस किया। लाइक आपको कितना फ़ायदा होता था, लाइक राइटिंग से आपको मालूम रहता था कि कैरेक्टर का कैसा इमेज होना है, वो कैसे एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा। तो ये सब आपको मालूम होने के बाद जब आप स्क्रीन पर जाते थे तो कितनी आपको ये प्रॉस रहते थे इस चीज़ का कि एक राइटर होने का मुझे जब आप तो स्क्रीन के सामने जाते थे? मुझे उसका फ़ायदा नहीं मिला, मेरा राइटिंग का फ़ायदा तो दूसरों को मिला। मुझे तो इंस्पेक्टर के रोल ही मिलते थे, तो उसमें यू आर अंडर अरेस्ट और जाके इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हीरो के साथ मैं जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा करने को होता नहीं। इंस्पेक्टर को क्या करने को होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, अनलेस इंस्पेक्टर हीरो। तो जो भी सीरियल मैं करा था उसमें हीरो की, एक में मंगल डेलो थे, एक में सुदेश बैरी थे, तो ऐसे अलग अलग हीरो होते थे। उनके साथ जो इंस्पेक्टर, वो सीआईडी होते थे, उनके साथ जो इंस्पेक्टर होता था मैं होता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा करने के लिए नहीं, जगह जगह उनके साथ घूम रहे, किसी को अरेस्ट कर रहे, किसी को कुछ सवाल पूछ रहे, इतना ही होता था। दूसरे एक्टरों के लिए जो लिखे तो उनको फ़ायदा होता है कि ये रोल अच्छा लिखा है, इसमें बहुत बढ़िया। मैं अपने लिए खुद अच्छा लिखूंगा तो फिर डायरेक्टर बोले ये क्या है, हीरो कौन है, तो वो नहीं हो पाता था। अभी तक आपने जितनी भी राइटिंग की, जैसे छोटा भीम हो गया, मोटू पतलू हो गया, इनका कोई एक ऐसा जॉनरा नहीं है, लाइक कि एज ग्रुप नहीं है, ये सारे बड़े से लेकर के बच्चे तक सभी देखते हैं। तो कैसे आप स्टोरी डिजाइन करते हैं लाइक कि बड़े से छोटे सभी को इससे रिलेट कर पाए, एंटरटेन हो पाए? वो सीन लिखने के बाद देखा जाता है कि ये फैमिली एंटरटेनर बनाना है कि बच्चों का ही बनाना है। तो छोटा भीम तो मैंने बहुत लेट लिखना शुरू किया, पहले कोई और लोग लिख रहे थे। अब ये फिल्म जब लिखनी शुरू करी 1-1.5 साल पहले से छोटा भीम मैंने लिखना शुरू किया। तभी वो प्रोड्यूसर ने, राजीव तिलका जी ने मुझे फिर फिल्म लिखने का ऑफर दिया। उसके पहले उनकी मिनी फिल्म लिख रहा था जो टीवी में आती है खाली। तो सॉरी आपका सवाल में मिस हो गया, क्या पूछा था आप? लाइक आपका जितना भी अभी आपने स्टोरी लिखी है, छोटा भीम हो गया, मोटू पतलू अच्छा हाँ, वो कैसे आप डिसाइड करते हैं फैमिली? हाँ, सारे एज ग्रुप को आप कैसे टारगेट? नॉर्मली ये सीरियल होते हैं ना, बच्चों के एज ग्रुप के होते हैं, 6 साल से लेके 11-12 साल तक के लिए। बट मैं स्क्रिप्ट में ऐसा कंटेंट रखता था जो कि बड़ों को भी अच्छा लगे। एक सीन लिख दिया और उसमें कुछ बचकाना हरकतें करी तो बच्चों को अच्छी लगी, कुछ बड़े लोगों को जो कॉमेडी अच्छी लगती है वो कुछ सीन ऐड किए तो बड़ों को भी अच्छा लगेगा। तो एक फैमिली एंटरटेनर बन जाता है। अगर आप बच्चों के सीरियल देखोगे खाली तो बचकाना हरकतों वाले होंगे जिसे देख के बच्चे हंसते रहेंगे, लेकिन बड़ों की कॉमेडी में थोड़ा डायलॉग का भी ध्यान रखना पड़ता है और सीन को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है कि हाँ बड़े को देख के हंसी है, एकदम उसको ये ना लगे यार मैं बच्चे का ही सीरियल देख रहा हूँ। ऐसा कोई डायलॉग आपको याद हो जो आप बड़ों के लिए स्पेसिफिकली लिखे हो? नहीं, मेरे तो बच्चों के लिए लिखे हुए डायलॉग ज़्यादा हिट हैं। जैसे मोटू पतलू मोटू बोलता है खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो उसको समोसा खाना है तो आपने भी देखा हुआ है। अच्छा, चिंगम बोलता है कि अयो अम्मा चिंगम को चुगन से बचना यम पॉसिबल, और फायर करेगा तो नारियल उसके ऊपर गिरेंगे, तो ये बच्चों के लिए है, ठीक है। फिर मोटू पतलू जिस टाइप से इन्वेस्टिगेशन करेंगे या किसी को पकड़ेंगे वो बड़ों के हिसाब से हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तो फिर वो फैमिली एंटरटेनर हो जाता है।
लाइक सीरियल में भी जिसमें आपने जैसे शकालका बूम बूम वगैरह लिखी हैं, सोनपरी लिखी हैं, हाँ। सीरियल में राइटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि आपको हर दिन का एक एपिसोड लिखना हर दिन का पड़ता है। एपिसोड लिखना पड़ता है। तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि लाइक वो एपिसोड भी बढ़ता जाए और लोग कनेक्टेड भी रहें? कैरेक्टर वही रहते हैं इसलिए कनेक्ट रहते हैं क्योंकि तो एपिसोडिक स्टोरी है, तो कैरेक्टर वही रहते हैं इसलिए कनेक्टेड रहते हैं। अगर कैरेक्टर क्लिक कर गया, बच्चों को अच्छा लग गया, तो बच्चे देखते रहते हैं कि हाँ चलो मोटू पतलू देखना, छोटा भीम देखना, क्योंकि छोटा भीम बच्चों में एकदम हिट हो गया। 16 साल से हिट चल रहा है। तो आज तक इतना बच्चों का कोई भी सीरियल इतना लंबा नहीं चला है। तो 16 ईयर है, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो छोटा भीम ने अपने आप में एक बहुत बड़ा काफी क्रेज भी देखने को मिला था काफ़ी बच्चों के पीछे काफ़ी छोटा भीम का। उसके बाद फिर मोटू पतलू आया, तो मोटू पतलू भी बहुत सुपर हिट हो गया। तो ये है कि अभी छोटा भीम के प्रोड्यूसर ने फिर डिसाइड किया कि अभी क्या करें, 16 साल हो गए, तो उन्होंने लाइव एक्शन फिल्म बनाने का सोचा। तो उन्होंने लाइव एक्शन फिल्म बनाई कि अब ये दिस इज़ नेक्स्ट लेवल, यू थिंक ऑफ नेक्स्ट लेवल। अब वही एक जगह सेचुएशन हो गया, अब नेक्स्ट लेवल क्या है। तो ऐसे वैसे मोटू पतलू वाले भी सोच रहे हैं कि अभी इसका लाइव एक्शन बनाया गया। इतना हाइप रहा है छोटा भीम मोटू पतलू का, जी। लाइक क्या फीडबैक आपको आया है अभी तक बच्चों से लेकर के बच्चों से तो बहुत फीडबैक मिलता है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ बच्चों को पता चलता है मैं छोटा भीम या मोटू पतलू लिख रहा हूँ। छोटा भीम से ज़्यादा मोटू पतलू, क्योंकि छोटा भीम अभी लिखना शुरू किया है। तो मोटू पतलू के लिए तो बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं, सब भाग के मिलने आते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं हाँ, मोटू कितना वो डायलॉग सुनाते हैं मेरे को। अच्छा। हाँ, फ़ोटो खिंचवाएंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। एक बार तो मैं फ़्लाइट में जा रहा था, मैं एपिसोड लिख रहा था, 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी, रायपुर जा रहा था मैं। तो उसमें मोटू पतलू टाइटल लिखा था। तो एक छोटी लड़की बगल में बैठी थी अपनी बहन के साथ, तो उसने देखा, पढ़ लिया उसने। तो बोला आप मोटू पतलू लिखते ही क्या? मैंने कहा। वो फ्लाइट में ही फोटोग्राफ ऑटोग्राफ और ये सब करने लगे, तो मुझे बड़े एम्बैरेसिंग पोजीशन हो गई। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं जो ये देखते हैं ना, दे आर वेरी एक्साइटेड, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि वो एक रिलेटेड रहता है कि बचपन की चीज़ें सबको को हमेशा याद रहता है। तो ये ऑल ओवर मोटू पतलू और छोटा भीम ऑल ओवर वर्ल्ड हिट है। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ सब जगह लोग कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने को मिला है कि मोटू पतलू को थोड़ा ये चेंज कर देते हैं, थोड़ा छोटा भीम को थोड़ा और लड्डू खिलाना है, उसको के साथ शादी करवाना है? नहीं, ये तो नहीं मिला। हाँ, पेरेंट्स कभी कभी बोल देते हैं आप मोटू पतलू को समोसे की जगह कुछ और नहीं खिला सकते थे। अब बच्चे समोसा मांगते हैं। समोसा एक्चुअली समोसा इज़ नॉट गुड फॉर किड्स, लेकिन अब वो उस समय लिख दिया, वो दिमाग में जो आया वो हिट हो गया। तो लड्डू तो फिर भी ठीक है। लेकिन अभी तक जितनी आपने राइटिंग की है उसमें सबसे ज़्यादा आपको अब तक क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिला है? चैलेंजेस ये रहता है रोज़ नई स्टोरी चर्न आउट करना। अब मोटू पतलू मैंने 1,500 एपिसोड लिख दिए। अब मैं 12 साल से मैं ही लिख रहा हूँ, दूसरा राइटर नहीं। नॉर्मली सीरियल्स में 3-4 राइटर होते हैं, 4-5 एपिसोड कोई लिखता है, महीने में 4-5 कोई लिखता है ऐसा। पर मेरी आदत है, मैं जो सीरियल लिखता हूँ पूरा अकेले लिखता हूँ। तो मोटू पतलू में 12 साल से, तो अभी क्या हर दिन नया एक एपिसोड लिखना है, महीने के 20 एपिसोड देने हैं। तो वो चैलेंज रहता है कि नई स्टोरी रोज़ क्या लाओ, क्या ऐसा ना लगे जो रिपीट भी हो चुका है। याद रखना पड़ता है ये बन तो नहीं गया पहले कि वही एपिसोड दोबारा घुमा के दे दिया। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लाइक आपके जो इनिशियल डेज थे, स्टार्टिंग के डेज में, उस टाइम आपने जब राइटिंग स्टार्ट की थी तो क्या कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहा था? इनिशियल डेज में तो चैलेंज राइटर बनने का ही चैलेंज था सबसे बड़ा, जो कि मुझे चांस मिल गया एज अ लक वुड हैव इट। क्योंकि मैं उस समय राइटिंग के लिए स्ट्रगल करने नहीं जा रहा था, वहाँ डायरेक्टर की जान खा रहा था कि मेरे 1-2 सब्जेक्ट्स उनसे बहुत अच्छे। तो डायरेक्टर को इसे सीरियल का ऑफर आया था, उसने मेरे को बोला अच्छा नीरज जी आप बताओ कोई सब्जेक्ट आप बहुत बोलते हो। तो वो तो मुझे इत्तेफाक से मिल गया। तो ऐसा एक्टर बनने का प्रोसेस सबको मालूम है, लेकिन राइटर बनने का हाँ वही प्रोसेस तो वही है। आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना पड़ता है, मेरे पास अच्छा सब्जेक्ट है सुन लीजिए, प्रोसेस वही है। तो एक्टर अपने एल्बम लेके घूमते रहते हैं, अपनी फ़ोटो छोड़ते रहते हैं सब जगह, और राइटर लोगों को जाके बताना पड़ता है मेरे पास सब्जेक्ट है सुन लीजिए। तो राइटरों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक्टर के लिए तो क्या है कि वो एल्बम फ़ोटो देख के अरे स्मार्ट लग रहा है चलो देखते हैं, फ़ोटो छोड़ जाओ। अब राइटर के लिए उनको टाइम देना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट है सुनाओ, वो टाइम निकलवाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि सारे अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब बिजी होते हैं, तो उनका टाइम नहीं होता है। तो फिर वो ज़्यादा बोलेंगे अपने असिस्टेंट को, बोलते हैं जरा सुन लो क्या है इसके पास। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है राइटिंग में भी, जैसे आपने अपने स्टार्टिंग के डेज़ में जिस तरह से मोटू पतलू या फिर छोटा भीम, शाकालाका बूम बूम ये सब लिखना स्टार्ट किया, अब क्या लगता है कि वो जो कॉमेडी कैरेक्टर अब लिखते थे उससे लेकर के अभी तक में कितना कुछ चेंजेस करना पड़ा है?
नहीं, कैरेक्टर तो वैसे ही चेंजेस कुछ नहीं करना, स्टोरी टेलिंग थोड़ी चेंज, हाँ स्टोरी टेलिंग थोड़ी चेंज होगी टाइम के हिसाब से। टाइम पहले सिंपल स्टोरी होती थी, अभी बच्चे हाईटेक हो गए तो जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, आजकल के वर्ड जो होते हैं बच्चे यूज़ करते हैं, हाँ तो वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो खाली स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई टाइम के हिसाब से, बाकी तो स्टोरी प्लॉट्स वैसे ही रहते हैं, दोस्तों की कहानी, गुड वर्सेस बैड, ये सब वैसे प्लॉट्स वही रहते हैं, पर उनको नरेट करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। डायलॉग्स में कुछ चेंजेस लाए कि जिससे आज के जो बच्चे हैं वो उसे ज़्यादा रिलेट कर पाए। डायलॉग आजकल की जो लिंगो बच्चे यूज़ करते हैं वो डालने की हम कोशिश करते हैं, पर ऐसी नहीं जो कि बच्चों पर बैड इंप्रेशन डाले। हम लोग बहुत केयरफुल रहते हैं कि अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो मॉडर्न लैंग्वेज में भी जो अच्छे वर्ड हैं जो नॉर्मली बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम लोग ट्राई टू यूज़ दोज वर्ड्स, एंड बाकी प्रॉपर रहते हैं सारे डायलॉग। हम लोग कुछ भी मतलब चैनल वाले भी बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलो कि बच्चा उसे पकड़ ले। हम अगर डॉग भी है तो हम उसे कुत्ता नहीं बोलते, ये नहीं लिख सकते कि कुत्ता जा रहा है, अरे डॉगी जा रहा है, ठीक है। तो इतने पर्टिकुलर है वो, तो हम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। अभी जैसे घर पर तो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं कार्टून वार्टून को लेकर के, उनको दिखने को मिलता है कि दिन भर लगे पड़े हैं। आपके घर में अगर कोई ऐसे कार्टून को लेकर के दिन भर लगा पड़ा रहता है तो खुद तो क्या ही बोलेंगे कि भाई मैंने ही लिखा है, अभी डांटू तो डांटू कैसे? अरे वो मेरे दोनों बच्चे तो कार्टून बहुत देखते थे, बट अफसोस वो इंग्लिश कार्टून ज़्यादा देखते थे। मैं बोलता था मेरे भी देख लिया करो, पर वो मेरी मुर्गी दाल बराबर हो गई। लेकिन वो देखते थे, मोटू पतलू देखते थे वो लोग, और राइटिंग में मेरी हेल्प करते थे, आइडियाज़ बहुत देते थे कई बार। हाँ वो लोग, हाँ वो आइडियाज़ देते थे। मोटू पतलू सीरीज़ में दोनों बच्चों ने बहुत हेल्प की, कई बार फनी आइडियाज़ लेके आ जाते थे। क्या कुछ ऐसा कोई आइडिया जो आपको याद हो? कोई एक आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग याद है मुझे, तब तो मैंने सोचा कि हाँ ये बच्चे, इन बच्चे क्रिएटिव सेंस है इनमें। और मेरी डॉटर तो अभी चैनल में काम कर रही है, इसी लाइन में है वो, वार्नर मीडिया में, पहले सोनी में थी। तो मैंने एक स्टोरी लिखी थी कि मम्मी ज़िंदा हो गई, मोटू पतलू के यहाँ एक मम्मी आई म्यूज़ियम में, वो ज़िंदा हो गई किसी वजह से, तो वो ज़िंदा होकर शहर में चल दी, अब लोग डर के भाग रहे हैं। तो मेरी डॉटर ने आइडिया दिया कि मम्मी ने फ़ोन निकाला, फ़ोन किया अपने दोस्तों को, बोली किधर हो, मैं इधर हूँ। अरे मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया, मम्मी फ़ोन करेगी किसी को तो मालूम ही नहीं। तो ये मेरा बड़ा, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये मेरी डॉटर में बड़ा क्रिएटिव सेंस है। मेरा बेटा भी वैसे ही देता था, पर उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो ये इंसिडेंट मुझे याद रहा, फिर मैंने उसको उसी लाइन में बढ़ने दिया। बोलो जब भी मुझे हेल्प करते थे ठीक था, बट शी डिड BMM एंड फिर इसी लाइन में आ गई वो, क्रिएटिव लैंग्वेज। अब मैं सब्जेक्ट सुनाता हूँ, वो करेक्शन देती है। जब चैनल में जाऊँगा, वो निक में काम करती थी, मैं मोटू पतलू सुनाता था, तो फिर वो क्रिएटिव टीम के साथ बैठ के करेक्शन देगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लाइक बचपन में आप उनको गाइड करते थे, हाँ, वो आपको गाइड कर रही है। तो अभी 2-3 ही चैनल हैं, तो जहाँ पे भी लिखूँगा किसी एक चैनल में तो बैठी होती है, वो सोनी में होती है, नहीं तो निक में, नहीं तो वार्नर मीडिया में, तो वहीं सब जगह वो काम होता है। तो क्रिएटिव टीम में वो भी होती है, तो ऐसा है। लाइक अब जो एस्पिरेशनल एक्टर हैं, उन एक्टर के साथ साथ राइटर, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप में अगर सही में राइटिंग का वो है तो परस्यू करो। बहुत सारे लोग एक्टर नहीं बने तो चलो राइटर बन जाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे राइटर हैं। कुछ नहीं मिल रहा चलो राइटर। हर इंसान को बोलो तो राइटिंग तो कोई भी, एक स्टोरी तो कोई भी सुना देगा, लेकिन राइटिंग का इंस्टिंक्ट किस में है वो आपको अपने को एनालाइज करके पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आप में है, आप जनरली फील करते हो या मैं तो बहुत बढ़िया राइटिंग कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक कमाल का है, तो यू शुड परस्यू दैट कैरेक्टर। थोड़ा सा लेट ब्रेक मिलता है राइटर्स को, बट यू शुड बी इन द राइट ग्रुप, राइट लोगों से मिलो एंड नरेट द स्टोरी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टोरी चोरी कर लेंगे, वो चोरी कर लेंगे तो कर लेंगे, आप इंटेलिजेंट आदमी, आप दूसरी बना लोगे, लेकिन जब तक सुनाओगे नहीं तब तक सामने वालों को पता कैसे चलेगा कि आप कितने अच्छे राइटर हो। तो अगर आप में सही में वो चीज़ है तो यू शुड कीप ऑन फॉलोइंग। ब्रेक देर से मिलता है, लेकिन एक बार मिलेगा तो फिर रास्ते ओपन हो जाते हैं, बिकॉज देन पीपल विल नो कि यू आर द राइट पर्सन टू राइट। आई थिंक सर हमारी जितने बीच में अभी तक जितनी कॉन्वर्सेशन हुई, राइटर से लेकर के जो छोटा भीम के फैंस और ये हैं, उनको जितने भी उनके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू।